Hello and welcome back, dear listeners, to another chilling episode of NMN Dark Corridors. You know, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी, paranormal energy. What if it's nothing but an echo of the past? सोचिए, अगर किसी जगह पे कुछ बहुत ही बुरा, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव या ट्रॉमेटिक हुआ हो, तो क्या उसका कोई असर उस जगह पर नहीं पड़ता? एक ऐसा जख्म जो वक्त के साथ धीरे धीरे भर तो जाता है, लेकिन सही हालात मिलते ही दोबारा उभर आता है। हो सकता है जो हम हॉन्टिंग समझते हैं या एक पैरानॉर्मल इवेंट हो, वो सिर्फ बीती हुई कहानियों की झलकियां हो, जो फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, बल्कि अपने साथ एक पुरानी कहानी, एक अनकही दास्तान लिए चलती है? आज की कहानी हमें ले चलती है ले, एक जगह जहां की खूबसूरती और खामोशी दोनों ही दिल को छू जाती है। बर्फ से ढकी पहाड़ों के बीच एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां लोग अपनी हेक्टिक लाइफ को पीछे छोड़कर एडवेंचर ढूंढने आते हैं। एक फ्रेंड्स का ग्रुप भी रोड ट्रिप पर निकलता है मिड अक्टूबर में, यही ब्यूटी और सेरेनिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये वही वक्त है जब लेह की इन हसीन वादियों में टूरिस्ट का शोर कम हो जाता है और फिर सिर्फ दो चीजें बचती है, एक वहां के लोकल लोग और दूसरा हर तरफ छाया एक गहरा सन्नाटा। मगर क्या होता है जब इस सफर के दौरान उन दोस्तों को एहसास होता है कि इस खूबसूरती के पीछे कुछ और भी छुपा है, ऐसा कुछ जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। जैसे कोई अनजानी नजर हर वक्त तुम पर टिकी हो, जैसे हवाओं के बीच कोई अनकही कहानी गूंज रही हो और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगी जो शांति आपको सुकून दे रही थी, वही आपको डराने वाली है। काफी हॉरिफाइंग है ना? और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये सफर उतना आसान नहीं जितना लगता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए डुबकी लगाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल द डार्क कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कहानी भेजने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। हम ना जाने दोस्तों के साथ कितने रोड ट्रिप्स प्लान करते हैं, पर कितने ही ऐसे प्लान्स जो सच में पूरे हो पाते हैं? काफी कम, है ना? पर इस बार जैसे सब कुछ अपने आप परफेक्ट तरीके से सेट हो गया था। हमारा लेह ट्रिप होने के लिए तैयार था। मैं हूं अमन और ये कहानी है मेरी और मेरे सबसे करीबी दोस्त विकास, नवीन और राजन की। हमने जानबूझकर ये ट्रिप मिड विंटर में प्लान किया था, क्योंकि हमें क्राउड से दूर एक पीसफुल एक्सपीरियंस चाहिए था। सर्दियों में लेह बिल्कुल शांत होता है, होटल्स खाली मिलते हैं और वहां की खूबसूरती एक अलग ही रूप ले लेती है। जैसे पूरा लेह एक सफेद चादर ओढ़कर एक खामोश कहानी सुनाने को तैयार हो। बर्फ से ढकी सड़कें, जम चुकी नदियां और वो तेज ठंडी ठंडी हवाएं। हमारी जर्नी दिल्ली से शुरू हुई
और ये बिल्कुल मैजिकल रही। NH44 से शिमला तक ड्राइव करते हुए बर्फ से ढकी पाइन ट्रीज और बहती नदियों का नजारा देखना एक सपने जैसा लग रहा था। मनाली क्रॉस करने के बाद तो मानो पूरी दुनिया ही बदल गई। पहले जहां घने जंगल, हरियाली और सूरज की किरणें थीं, वहीं अब बर्फ से ढके पत्थर और बादलों से घिरा आसमान था। एक ऐसी खूबसूरती जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रोहतंग पास के करीब जब हम पहुंचे, ठंडी हवा और बर्फ को देखकर हम बहुत एक्साइटेड हो गए। बर्फ से ढके पहाड़, नीचे गिरती धूप की हल्की सी चमक किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। हम पैंगोंग लेक के करीब पहुंचे। वहां हमारे साथ कुछ अजीब हुआ। सर्दियों में टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं, इसलिए होटल ओनर्स ने बिना इन्फॉर्म किए जगह को टेम्पोररीली शट कर दिया था। अब chaos तो होना ही था। ठंडी रात, ऊपर से अनजान जगह और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं। लेकिन शुक्र था हमारे दोस्त अंकित के पास एक लोकल कांटेक्ट था, नोरबू। नोरबू ने हमें एक होटल के बारे में बताया, शांति हाइट्स। यह होटल पैंगोंग लेक से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। टेक्निकली यह भी ऑफ सीजन के कारण बंद था, पर नोरबू ने वहां के नेटिव केयरटेकर से बात करके 2 दिन के लिए खुलवाने का जुगाड़ कर दिया। होटल का नाम तो शांति हाइट्स था, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही हम गेट से अंदर घुसे, एक बड़ा वुडन स्ट्रक्चर सामने रखा हुआ था। उस जगह से पुरानी विंटेज फील आ रही थी। अंदर हर जगह लकड़ी की दीवारें, स्पाइरल स्टेयरकेस और लंबी लंबी अंधेरी कॉरिडोर्स थी। हमने सेकंड फ्लोर पे 2 रूम्स लिए, जो एक लंबे हॉलवे के बिल्कुल एंड पे थे। जैसे ही हम हॉलवे में गए, वहां एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। होटल के अंदर कोई डेकोरेशन नहीं थी, जरूरत की चीजें थीं। जैसे एक समय पे ये जगह मेहमानों से भरी रहती थी, पर अब सिर्फ खाली दीवारें बची थी। एक बड़े से डाइनिंग हॉल में टेबल्स और चेयर्स एक के ऊपर एक रखे थे, जैसे उन्हें कभी यूज ही नहीं किया गया हो। हम सब एग्जॉस्टेड थे, लेकिन बिल्डिंग की खामोशी और सन्नाटे को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। लंबी ड्राइव के बाद सब इतने थक चुके थे कि हमने डिसाइड किया कि जल्दी डिनर करते हैं। नोरबू ने होटल का ख्याल रखने के लिए 3 लोकल लोगों को बुला लिया, दुर्जय, तेंजिन और सोनम। ये तीनों सिंपल और हेल्पफुल लग रहे थे, लेकिन उनकी बातों और एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी सीरियसनेस थी, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं रहे। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी और वो अपनी लोकल लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हुए हमें सर्व कर रहे थे। डिनर के लिए हम सब डाइनिंग हॉल के लंबी सी वुडन टेबल पर बैठे। टेबल बिल्कुल ओल्ड फैशन था, जिसमें हल्की सी पुरानी वार्निश की स्मेल थी। थुक्पा, स्टीम्ड मोमोज, बटर टी और एक साइड में भुनी हुई सब्जी और रोटी, ये ठंडी हवा और सर्दी के मौसम में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। 8 बजे तक हम सब डिनर कर चुके थे और अपने रूम पर वापस आ गए। मैं और विकास एक रूम शेयर कर रहे थे और नवीन और राजन एक अलग रूम में थे। डिनर के बाद सब मेरे और विकास के रूम में बेड पर बैठे DSLR में ली गई फोटोज देख रहे थे और अगले दिन के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। पर पता नहीं क्यों आज मेरी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद राजन और नवीन अपने रूम में चले गए और विकास भी सोने का इंतजाम करने लगा, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या सूझा, मैंने अपनी रूम की बड़ी सी विंडो खोल दी। ठंडी हवा एकदम से अंदर घुस आई, लेकिन जो नजारा सामने था उसने मेरी सांसें रोक दी। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़,
चांद की रोशनी में चमक रहे थे। पहाड़ों के बीच गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे से निकलती एक हल्की फॉग। चांद की रोशनी में नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। नीचे घाटी में कुछ रोशनी दिख रही थी, शायद किसी गांव के घरों की रोशनी। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि एक पल के लिए लगा मैं जम ही जाऊंगा। तभी विकास मेरी तरफ आया। यार, कमाल का नजारा है ना? उसने अपनी जैकेट टाइट करते हुए कहा। हम दोनों कुछ देर तक बस चुपचाप देखते रहे। फिर अचानक विकास ने उंगली से किसी चीज की तरफ इशारा किया। वहां देखो, उसने कहा। कोई है वहां। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो एक परछाई दिखाई देने लगी। काफी दूर थी, लेकिन इंसान जैसी लग रही थी। उस ठंडी रात में, और वो भी 11:30 बजे, कोई वहां क्या कर रहा होगा? पहले तो लगा कि कोई लोकल होगा, लेकिन वो हिला भी नहीं, बस वहां खड़ा रहा जैसे कुछ देख रहा हो। हम दोनों उसी को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से फोन बज उठा। रूम के एक कोने में एक पुराना ब्लैक विंटेज टेलीफोन पड़ा था। वो पुराने जमाने वाला, हेवी और रोटरी डायल के साथ। पहले लगा था कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा होगा, पर वो बज रहा था। विकास पहले तो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, फिर गया और रिसीवर उठाया। हेलो, उसने कहा। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा। कौन है? मैंने उससे पूछा। उसने रिसीवर मुझे दे दिया। जब मैंने सुना तो बस स्टैटिक नॉइज सुनाई देने लगी और एक अजीब सी ब्रीदिंग की आवाज भी सुनाई दी। बिल्कुल हल्की सी। क्या था ये? पता नहीं, लेकिन रिसीवर से एक ठंडी हवा से निकल रही थी जो मेरे कानों तक आ रही थी। मुझे अचानक से गूज़ बम्स आ गए और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने फोन रख दिया और कहा, शायद क्रॉस कनेक्शन होगा। विकास ने विंडो बंद कर ली और अपनी जैकेट को और टाइट कर लिया। यार, कुछ अजीब लग रहा है मुझे, उसने कहा। थका हुआ है तू? सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगा, मैंने उसका डर कम करने के लिए कहा। मैं कमरे से बाहर गया। एक लंबी अंधेरी कॉरिडोर थी जिसमें सिर्फ एक हल्का सा पीला सा बल्ब जल रहा था। कॉरिडोर के एंड पर एक बड़ी सी खिड़की थी जो सीधा पहाड़ों की तरफ खुलती थी। अंधेरा और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांस भी बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। मैं कॉरिडोर के बीच खड़ा बल्ब को कुछ सेकंड्स तक घूरता रहा। वो हल्का हल्का फ्लिकर कर रहा था। मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन मैंने खिड़की के पास खड़े होकर अपने सिगरेट का पैक निकाला और एक लाइटर। कहीं से ठंडी हवा आ रही थी। उसी बुझती हुई आग में मैंने अपना सिगरेट जलाया। कहीं से हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। शायद वो राजन के रूम से आ रही थी। मैंने सोचा नवीन और राजन शायद अपने रूम में चिल कर रहे होंगे। सिगरेट का एक लंबा पफ लेकर मैं बाहर की तरफ देखने लगा। मैं कुछ देर के लिए इस खूबसूरत नजारे में खो गया था। फिर अचानक मुझे लगा मैंने कुछ देखा। वो परछाई जो हमने हमारे रूम के विंडो से देखा था, वो
यहां कैसे आ सकती है? ये तो होटल का ऑपोजिट साइड का व्यू है, लेकिन ये वही परछाई लग रही थी। तभी बल्ब, जो अब तक सिर्फ फ्लिकर कर रहा था, अचानक फूट गया और कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक और चीज पर मेरी नजर गई। राजन के रूम से आ रही आवाजें, जोर जोर से बात करने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि राजन और नवीन लड़ रहे हैं। मैंने 2 बार उनके डोर पर नॉक किया। ब्रो, क्या हो रहा है वहां? राजन, अरे अरे ओए नवीन! पर जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। राजन एकदम पीछे कॉरिडोर की दूसरे साइड से निकला, मेरे सामने की डोर से नहीं। वो मुझसे पूछा, क्या हुआ और कॉरिडोर में इतना अंधेरा क्यों है? मैं हैरान था। उससे कहा, अबे मुझे लाउड आवाजें सुनाई दे रही थी तेरे रूम के अंदर से। मुझे लगा तुम दोनों लड़ रहे होगे। तभी नवीन भी कॉरिडोर में आ गया। उसने एक सीरियस टोन में कहा, ब्रो, इस होटल में हमारे अलावा और कोई नहीं है, तुझे पता है ना? और वो बात सच थी। नोबरू ने ये होटल स्पेशली हमारे लिए खुलवाया था। कोई और यहां हो ही नहीं सकता था। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, शायद मुझे लगा होगा। सॉरी, माय बैड। वो दोनों अपने रूम में चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। सिगरेट का एक और पफ लेके मैं उसे विंडो के बाहर फेंकने जा रहा था, लेकिन जब मैंने दोबारा विंडो से देखा, वो परछाई सी फिगर जो पहले दिखाई दे रही थी, अब वहां से बिल्कुल गायब थी। मैंने अपना सिगरेट बुझाया और वापस अपने रूम आ गया। रूम में घुसते ही देखा विकास टेलीफोन के सामने खड़ा था। उसके हाथ में रिसीवर था और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद। भाई, क्या बात है? मैंने पूछा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। वो एक जगह जम गया था, जैसे किसी ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली हो। विकास एकदम स्टैचू की तरह टेलीफोन के सामने खड़ा था। उसका चेहरा सफेद और आंखें खुली हुई, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। मैंने जल्दी से रिसीवर उसके हाथ से ले लिया और सुनने की कोशिश की। सर, कोई परेशानी तो नहीं ना? कुछ चाहिए क्या आपको? एक हैवी हॉलो सी आवाज, टूटी फूटी हिंदी में। उसके एक्सेंट की वजह से समझने में थोड़ा टाइम लगा। एक और चीज थी जो काफी अजीब लगी, स्टैटिक नॉइज, जैसे वो आदमी पानी के नीचे से बात कर रहा हो। और रिसीवर भी अचानक काफी ठंडा हो गया, जैसे बर्फ से बना हो। ये सब इग्नोर करते हुए मैंने पोलाइटली कहा, नो, वी डोंट नीड एनीथिंग। बस कल सुबह हमें 7 बजे उठा देना, हमें जल्दी निकलना है यहां से। फोन कट हो गई। कट होने की आवाज मानो रूम में गूंज रही हो। विकास अब भी वही एक जगह खड़ा था। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुमने उसकी आवाज सुनी? मैंने कहा, हां, आवाज थोड़ी अजीब तो थी, बट छोड़ना यार, सोने चलते हैं, रात बहुत हो गई है। रात के शायद 2 बज रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली। ब्लैंकेट लेने के बाद भी बहुत ठंड लग रही थी। इतना ठंडा जैसे किसी ने एसी को फुल पावर पर चला दिया हो। रूम में बाहर की ठंडी हवा घुस रही थी। मैंने ब्लैंकेट हटाकर देखा कि विंडो खुली है और पर्दे हवा में जोर जोर से उड़ रहे थे। पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग था, विकास खिड़की के पास खड़ा था और नीचे की तरफ झुक रहा था।
मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। शिट, अरे ये तो गिरने वाला है। मैं तुरंत बेड से कूदा और उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे समझ आया कि वो नींद में चल रहा है। मैंने उसे तुरंत खींचकर खिड़की से दूर किया और उसे चेयर पर बिठाया। वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, जैसे उसका खून ही जम गया हो। खिड़की बंद की, पर्दे लगाए और बाथरूम से पानी लाकर उसके चेहरे पर पानी मारा। उसने आंखें खोली और हैरान होकर पूछा, मैं यहां कैसे? उसे कुछ याद ही नहीं था। मैंने बिना कुछ कहे उसे उठाया और वापस बेड पर ले गया। उसकी हालत देखकर मुझे अब डर लगने लगा था। जो बात मैं अवॉइड कर रहा था वो ये है कि खिड़की बंद करते समय मैंने उस परछाई को खिड़की के नीचे खड़ा देखा था। वो हिल भी नहीं रही थी। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो सीधा ऊपर हमारी तरफ देख रहा है। कुछ ही देर में विकास फिर से सो गया था। उसकी खर्राटे की आवाज कमरे में गूंज रही थी और मैं बेड पर लेटा हुआ सोचे जा रहा था अजीब अजीब चीजें जो अब तक हुई थी और जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी और शायद मैं दोबारा सो भी जाता कि तभी किसी ने जोरों से नॉक किया। मैंने आंख खोलते ही पहले विकास की तरफ देखा। वो अब भी बेड पर सो रहा था। दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने राजन खड़ा था। वो कुछ अजीब लग रहा था और सिर्फ एक टी शर्ट और ट्राउजर में था। ठंड के मारे कांप रहा था। उसने एक पॉज लिया, फिर कहा, ब्रो प्लीज तुम नवीन को आकर देखो, वो ना वियर्ड बिहेव कर रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है वो। मैं उसके साथ उनके रूम में गया और देखा नवीन फुल्ली ड्रेस्ड था। अपना सारा सामान पैक कर रहा था, जैसे वो अभी यहां से निकलने वाला हो। अबे साले, तू कर क्या रहा है? मैंने गुस्से में पूछा। नवीन काफी पैनिक में और नर्वस लग रहा था। भाई कुछ भी बोल ले, मैं यहां नहीं रुक पाऊंगा, उसने जिद करके कहा। उसका गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने एक अजीब सी कहानी बताई। उसने कहा, मेरी नींद खुल गई थी और मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा तो मुझे लगा कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है। मुझे लगा तू होगा, अभी भी सिगरेट पी रहा है, तो मैंने सोचा तुझे जाकर कहूं कि सोने जा। लेकिन जब मैं बाहर आया ना तो मैंने देखा कोई सीढ़ियों से नीचे जा रहा था और वो पूरे सफेद रंग के कपड़ों में ढका हुआ था। मैं घबरा कर उससे पूछा, फिर? नवीन ने कहा, मैं उसके पीछे गया और फिर बाहर निकल गया। चारों तरफ चांदनी रात का उजाला था और सामने की जगह बिल्कुल खाली दिख रही थी। और फिर एक तेज हवा चलने लगी। वो सफेद कपड़ा हवा में उड़ने लगा। भाई वो कपड़ा उड़ गया। तू सोच, वहां कोई नहीं था। उसने जो देखा उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नवीन के चेहरे की सीरियसनेस और घबराहट से समझ आ रहा था कि वो जो कह रहा है वो सच है। ये जगह हॉन्टेड है ब्रो। तू मेरी बात सुन, हमें अभी यहां से निकलना होगा, नवीन चिल्लाते हुए बोला। राजन दरवाजे के पास खड़ा था, कंफ्यूज्ड, जैसे वो ये सोच रहा हो कि नवीन पागल हो गया है। मैं नवीन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसका हाथ पकड़ा मुझे रियलाइज हुआ कि उसका बॉडी टेम्परेचर काफी हाई था।
शायद फीवर था उसे। तभी मुझे एक आवाज आई, टेलीफोन की डरावनी सी ट्रिंग ट्रिंग आवाज। मैं एकदम पैनिक मोड में अपने रूम की तरफ भागा। सोचा कि रिसेप्शनिस्ट को कंप्लेंट करूंगा कि वो हमें डिस्टर्ब करना बंद करे। लेकिन जैसे ही मैंने रिसीवर उठाया, मुझे अजीब सा फील हुआ। बहुत घटिया सर्विस। मैं सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया। मुझे सुनाई दी किसी के डूबने की आवाज। जैसे किसी के लंग्स में पानी भर गया हो। वो आवाज एकदम अननेचुरल और हॉन्टिंग था। मेरा दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। क्या मैं पागल हो गया हूं? मैंने रिसीवर को टेबल के ऊपर रख दिया। अब तूने भी सुना है ना? विकास की आवाज आई। मैं उसकी तरफ घूमा। पता नहीं कब उठ गया था वो। क्या सुना? मैंने घबराते हुए पूछा। विकास का जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो आदमी की आवाज, अरे जो डूब गया था। मैंने उससे चौंक कर पूछा, अरे कौन डूब गया था? विकास ने सिर्फ इतना कहा, जो यहां रहता था। तभी राजन वापस मेरे रूम में आया। ब्रो, नवीन की तबीयत खराब है, फीवर हो गया है उसे। मैंने अभी के लिए टैबलेट दे दिया है, सोने गया है। एक पॉज के बाद उसने कहा, मुझे ना यहां सब कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है यार। मैंने उससे अग्री किया। हाँ, कल सुबह ही निकलते हैं। लेट हिम रेस्ट। और जाकर तू भी सो जा। राजन वापस अपने रूम में चला गया और मैंने एक बार टेलीफोन की तरफ देखा। सोचा घुमा के कॉल करूं, फिर सोचा कल सुबह देखेंगे। विकास तब तक वापस सो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे समझ नहीं आया वो इतनी जल्दी कैसे सो सकता है। मैं बेड पर बैठा था। मैंने फोन चेक किया। टाइम हो रहा था 3:52। रात खत्म होने वाली थी। लेकिन मैं बस ये उम्मीद कर रहा था कि सुबह तक और कुछ ना हो। मेरे चेहरे पर हल्की हल्की धूप आ रही थी। पर्दे खुले हुए थे। मुझे वॉशरूम के नल से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। विकास अंदर था। कुछ मिनट बाद वो फ्रेश और एक स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आया। कितनी देर और सोएगा यार, उठ जा अब, उसने बहुत ही कैजुअली बोला। उसने बताया कि वो सुबह 7 बजे उठ गया था, जब सर्विंग गाय ने डोर पर नॉक किया था। रूम के टेबल पर एक टी पॉट और ब्रेड जैम का प्लेट रखा हुआ था। मैंने फ्रेश होकर नवीन को चेक किया। वो अब काफी बेटर लग रहा था, लेकिन अभी भी वो जल्दी यहां से निकलने की जिद कर रहा था। राजन भी, जो कल रात काफी परेशान था, आज बिल्कुल तरोताजा दिख रहा था। लेकिन एक चीज थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। कल रात के बारे में विकास को कुछ भी याद नहीं था। उसके हिसाब से मुझे सिगरेट के लिए रूम से निकलते हुए देखने के बाद वो तुरंत सो गया था। इससे ज्यादा उसे कुछ याद नहीं है। हमने ब्रेकफास्ट खत्म किया, अपना सामान पैक किया और कार की तरफ चले गए। वहां होटल के केयरटेकर्स ही हमें हेल्प कर रहे थे सामान कार में लोड करने के लिए। मैंने उनमें से एक से पूछा, कल रात फोन पे कौन बात कर रहा था और इतने रात को क्यों फोन कर रहे थे तुम लोग? वो एकदम कंफ्यूज्ड लग रहा था। फोन? कौन सा फोन साहब? मैंने फिर कहा, हाँ वो ब्लैक टेलीफोन, कल रात बार बार रिंग हो रहा था। उनका जवाब मुझे हैरान कर गया। साहब, वो टेलीफोन तो सालों से डेड है, उसका कनेक्शन भी नहीं है और कल तो होटल में था ही नहीं कोई। डिनर के बाद हम अपने गांव चले गए थे और सुबह वापस आए। मेरा दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कैसे पता था कि हमें सुबह 7 बजे निकलना है? ये सब क्या मजाक है? उन्होंने जवाब दिया, साहब
आपने ही मुझे कल रात कॉल किया था, बोला कि सुबह जल्दी आने के लिए आप लोगों को 7 बजे निकलना है। ये सुनकर मेरी सारी कंफ्यूजन और बढ़ गई। मैंने कॉल किया था। मैंने अपना फोन चेक किया। एक अननोन नंबर पे 11:30 बजे आउटगोइंग कॉल का रिकॉर्ड था, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। मैंने और कुछ नहीं बोला। हमने चुपचाप अपना सामान लोड किया और होटल से निकल गए। जाने से पहले मैंने उन लोगों के चेहरों पर गौर किया। वो काफी घबराए हुए लग रहे थे, जैसे वो कुछ जानते हो और जो हमें नहीं बताया। पूरा ड्राइव एक हेवी साइलेंस के साथ गुजरा। कैसे एक्सप्लेन करूं ये ट्रिप। अगर आप सोचते हो कि ये सब मेरा हैलुसिनेशन था, पर मेरे साथ साथ 3 और लोगों ने भी ये सब देखा था, महसूस किया था। नवीन, राजन और विकास। पर विकास को शायद काउंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि उसे आज भी कुछ याद नहीं है। एनीवे, मैंने होटल का नाम बदल दिया है, नॉट टू ड्रॉ एनी अटेंशन। मैंने कुछ पिक्चर्स भी अटैच की हैं, होटल और उस पुराने ब्लैक टेलीफोन की, जो मैंने दिन के वक्त ली थी। देखने में तो काफी ऑर्डिनरी है, पर मेरे लिए ये एक ऐसी जगह रहेगी जहां मैंने एक ऐसी आवाज सुनी थी जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। थैंक यू अमन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। पता नहीं मैं कहां से शुरू करूं। एक तरफ लेह की खूबसूरती और सीरीन जगह, और दूसरी तरफ ये वियर्ड टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। कैसा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। अब यहां एक चीज जो मुझे बार बार याद आ रही है, क्या पता ये सिर्फ पास्ट का एक एको हो। हमने इस एपिसोड की शुरुआत में बात की थी कि जब किसी जगह पर कुछ नेगेटिव या ट्रॉमेटिक होता है तो वो अपनी एनर्जी छोड़ जाता है। एक ऐसा जख्म जो वक्त के साथ भर तो जरूर जाता है, लेकिन कुछ हालातों के चलते वापस उभर भी सकता है। तो क्या ये वही हुआ? क्या इस फ्रेंड ग्रुप के इमोशंस या एक्शंस ने अनजाने में उस एनर्जी को ट्रिगर कर दिया? जैसे नवीन ने कॉरिडोर में किसी को देखने के बाद रिएक्ट किया, या वो फोन कॉल्स जिसमें किसी के डूबने की आवाज थी। क्या ये सब उस जगह की एक पुरानी कहानी का हिस्सा था? और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि जो भी हो रहा था वो सबके साथ अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर रहा था। नवीन का पैनिक होना, विकास का मेमोरी लॉस, और अमन का वो शैडोवी फिगर देखना, कॉरिडोर में आवाजें सुनना, ये सब बिल्कुल पजल के पीसेस जैसे लगते हैं। क्या पता हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को पैरानॉर्मल बोलते हैं, लेकिन असल में वो अतीत है जो हमारे इमोशंस से रेजोनेट कर रहा हो। जो भी हो, ये कहानी एक चीज तो जरूर समझाती है। कभी कभी हम जहां जाते हैं वो जगह सिर्फ खुद में एक डेस्टिनेशन नहीं होती। वो अपनी साथ पुरानी कहानियां, सीक्रेट्स और एनर्जीज लेकर चलती है, और अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो वो हम पर भी भारी पड़ जाता है। स्कैरी, राइट? That's all for tonight's episode of The Dark Corridor. अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है तो प्लीज हमें लिखकर जरूर भेजें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ NMN डार्क कॉरिडोर में।